चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r where r belongs to n such that factorial 10 upon 2 to the power r is an integer। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि अपने को r की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। r मैक्सिमम क्या होगा जिसके लिए फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 टू द पावर r जो है वो एक इंटीजर हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि इंटीजर में फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो अल्टीमेटली अपने को 2 टू द पावर r को एलिमिनेट करना है या वैनिश करना है। तो अब देखिए 2 पावर r कटेगा कैसे, तो बस अपने को ये पता करना है कि फैक्टोरियल 10 में कितने 2 के टर्म प्रेजेंट है। इस फैक्टोरियल 10 में कितने 2 के टर्म प्रेजेंट है, और जितना टर्म प्रेजेंट होगा वही मेरा r का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर r उससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो आप फैक्टोरियल 10 में पता करो कितने 2 का टर्म है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे करके अब देखिए देखते हैं कितने 2 का टर्म प्रेजेंट है। तो यहां से एक, इस 4 में कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का टर्म है। इस 6 में कितना है 2 इंटू 3, तो एक 2 का टर्म प्रेजेंट है। 7 में नहीं है, फिर 8 में 2 का क्यूब, तो 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। 9 में नहीं है, फिर 10 में 2 इंटू 5 एक 2 का टर्म प्रेजेंट है। तो टोटल कितने टर्म प्रेजेंट हुए 2 के, तो 2 2 4, यहाँ से एक ही है, 2 1 3 1 4 3 7 1 8। तो इस पूरे को तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे 2 पावर 8, और बाकी जो नंबर्स बच गए वो यहाँ पे आ गए, और नीचे कितना है 2 पावर r। तो अब इसको इंटीजर होने के लिए इसको वैनिश होना पड़ेगा, तो वैनिश होने के लिए r मैक्सिमम क्या होगा 8। r मैक्सिमम क्या हो सकता है 8 के बराबर, तभी तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया r मैक्स इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक, अच्छा मान लो एक और चीज, ये आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल 10 में हमने लिखा 2 पावर 8 और जो बच गया, तो देखते हैं क्या बच गया। तो कैसे लिखेंगे, इन सबको हम प्राइम के टर्म में लिख के देखते हैं कि क्या क्या बच गया है ना प्राइम के टर्म में। चलिए लिखते हैं यहीं से, तो 2 पावर 8 तो है ही। अब देखो 3 कितनी बार है, तो एक बार 3 यहाँ पे, एक बार 3 यहाँ पे, और 2 बार 3 यहाँ पे, है ना। एक बार 3 यहाँ पे, एक बार 3 यहाँ पे, और 2 बार 3 यहाँ पे, यानी कि 2 1 3 1 4, तो 3 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब कौन सा प्राइम है, तो 5। देखो 5 कितनी बार है, तो एक 5 यहाँ पे और एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे एक 5 यहाँ पे, तो 5 2 बार है। ठीक है, और देखो 7 कितनी बार है, तो 7 सिर्फ एक बार आया। तो मतलब क्या हुआ कि हम फैक्टोरियल 10 को अगर हम प्राइम के टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। तो इसको जरा आप याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी आगे इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के बाद अपने दिमाग में एक और बात क्या आया कि चलो फैक्टोरियल 10 था तो हम मैन्युअली काउंट कर लिए, है ना। फैक्टोरियल 10 में पूछा गया तो हमने मैन्युअली काउंट करके बता दिया। मान लो अगर यही क्वेश्चन आपको फैक्टोरियल 100 के लिए पूछते या 50 के लिए पूछते, सेम क्वेश्चन, तो अब आप 2 पावर कैसे काउंट करते? क्या 1 2 3 4 को लिख के काउंट कर पाना पॉसिबल था हमारे लिए? तो ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे तो क्या 10 में नंबर्स कम है तो हम मैन्युअली काउंट कर लिए, लेकिन 100 में क्या होता है कि नंबर्स बहुत ज़्यादा आता, उसमें 2 बहुत बार आता, तो हम मैन्युअली काउंट नहीं कर पाते। तो अब कैसे लिखेंगे? तो क्या कोई रूल है? तो हाँ है। चलिए उसी रूल को हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, उसी रूल को भी हम देखते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल के, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन फैक्टोरियल के। ठीक है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो k की जगह पे कौन है 10 और प्राइम p कौन था तो 2। ठीक है, देखते हैं इसके लिए क्या है एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल के। वही क्वेश्चन हमने वहां पे निकाला था कि 2 का कितना एक्सपोनेंट प्रेजेंट है 10 में, वही हम यहां भी करने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल के। तो इसके लिए फॉर्मूला एक देखिए, फॉर्मूला क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर k अपॉन p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर k अपॉन p स्क्वायर प्लस
ग्रेटेस्ट इंटीजर k अपॉन टी क्यूब एंड k अपॉन टी पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जहां पे ये जो आप ब्रैकेट देख रहे हो बड़ा वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, आप जानते होंगे। अगर नहीं पता है तो अभी के लिए बस इतना देख लो कि ये होता क्या है। जैसे आपने मॉडुलस पढ़ा था, तो मॉडुलस में क्या था कि भाई ये मॉड के अंदर कुछ भी रख रहे थे तो वो अपने को आउटपुट क्या दे रहा था, पॉजिटिव। बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे, ये अपने को आउटपुट क्या देगा, एक इंटीजर देगा। ठीक है, एक इंटीजर देगा। मतलब क्या हो कहने का कि अगर हम इसके अंदर लिखते हैं 5.4 तो ये अपने को आउटपुट क्या देगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट। तो इस 5.4 नंबर का सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही आउटपुट आएगा। तो कौन है इसका इंटीजर, तो 5। 5.9 के लिए कौन आएगा, तो भी 5 आएगा। 5.1 के लिए कौन आएगा, तो भी 5 आएगा, है ना। 4.8 के लिए कौन आएगा, तो भी 4 आएगा। 7 के लिए कौन आएगा इंटीजर, तो 7 आएगा। 0.5 के लिए, 0.5 के लिए कौन है इसका इंटीजर, 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शन के लिए जो इंटीग्रल वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0.5। तो अब देखो इस फॉर्मूले की हम बात करते हैं। ये फॉर्मूला आगे बढ़ रहा है तो ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा, तो अभी समझ में आया कहाँ तक आगे बढ़ेगा। सो एग्जाम्पल से, ठीक है, जैसे उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 10। ठीक है, तो अगर हम जाते हैं फॉर्मूले की तरफ से तो कैसे लिखेंगे हम, k की जगह पे कौन है यहाँ पे 10 और p की जगह पे कौन है 2। तो फॉर्मूला क्या है अपना भाई, 10/2। तो 10/2 प्लस 10/2 का स्क्वायर, तो 10/2 का स्क्वायर प्लस 10/2 का क्यूब प्लस 10/2 का पावर 4। ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे रुकना है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि भाई ये जो डब्बा है ये क्या देगा, बाहर में हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू ही बाहर में देगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो जो इंटीजर पार्ट है वही बाहर आता है। ठीक, तो देखो कितना आ रहा है, 10/2 कितना हुआ, सिर्फ 5। तो 5 से बाहर क्या आएगा, 5 प्लस इस पे देखो 10 और ये कितना हो गया 4। तो 4 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग लिखाएगा। तो बाहर कितना आएगा, 2 आ गया। यहां पे कितना है 10/8, तो ये कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग। 10/8 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग हो गया। अंदर में कितना 1 पॉइंट समथिंग, तो बाहर क्या आएगा 1। ये कितना होगा 2/4 16। तो 10/16 कितना 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट से क्या बाहर आएगा 0। तो अब आप इसके आगे कहीं पे भी जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0। तो अब आप 0 को ऐड करो नहीं करो एक ही बात है। तो आपको समझ में आया कि अपने को रुकना कहाँ पे है, जहां पे नीचे वाला बड़ा हो गया अपने को वहीं पे रुक जाना है। तब तक वैल्यू मिलेगा जब तक नीचे वाला छोटा है। जैसे ही नीचे वाला बड़ा होगा हम वहीं पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आउटपुट क्या देगा 0 देगा। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान से समझेंगे। अगर समझ नहीं आएगा तो रिवाइंड करके देखेंगे, समझ में आना ही आना है। ठीक है, देखो कितना हो गया 5 2 7 1 8। तो 2 पावर 8 जो है मतलब 2 का 8 टर्म प्रेजेंट होगा इस फैक्टोरियल 10 में। अभी हमने देखा यहाँ पे, है ना। एक और एग्जांपल करते हैं। इसी में एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 10। तो आप बना सकते हो सिंपली, बस लगा दो फॉर्मूला। बाकी कुछ समझ आए नहीं आए, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, देखो क्या होगा। तो 10 मतलब p की जगह पे कौन है यहाँ पे 10 और k की जगह पे कौन है यहाँ पे 3। ठीक है, तो 10/3 पहला, फिर 10/3 का स्क्वायर। फिर बताओ आगे लिखने की जरूरत है क्या। तो अभी बताया आपको कि जहां पे नीचे वाला बड़ा हो जाएगा हम वहीं से छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखोगे तो कितना हो जाएगा 10/3 का क्यूब। तो नीचे वाला क्या हो गया बड़ा हो गया। तो अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से कितना आएगा 10 3 पॉइंट समथिंग। तो बाहर क्या आएगा 3 प्लस
9, 10/9 तो 1 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ से 1 आ गया। ये कितना हो गया 27, 10/27 तो 0 पॉइंट समथिंग, तो अब उसको वहीं पे हम छोड़ देंगे। तो 3 + 1 4, तो 3 का 4 टर्म 3/4 जो है वो फैक्टोरियल 10 में प्रेजेंट होगा। अभी हम देख के भी आए पहले वाले में 3/4, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आध एग्जाम्पल और करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल है, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन फैक्टोरियल 100। ध्यान रहे कि ये जो फॉर्मूला है वो प्राइम के लिए ही वैलिड है। क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन फैक्टोरियल k, तो हम सिर्फ प्राइम के लिए ही ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, k की जगह पे कौन है 100 और p की जगह पे 7। चलो लिखते हैं, तो 100/7 प्लस 100/49 प्लस कितना हो जाएगा 100/7 का कितना 343 और 243। मे भी आप कैलकुलेट कर लो कितना होता है, हाँ 343 होता है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 700 है, तो कितना होगा बताओ, डिवाइड करो 14 पॉइंट समथिंग, तो बाहर क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। 49, तो 49 इंटू 2 98, तो 2 पॉइंट समथिंग, तो बाहर क्या आएगा यहाँ से 2, और ये तो क्या हो गया 0 ही हो गया, तो कितना आ गया 26। तो 7 का पावर 26 जो है वो प्रेजेंट होगा फैक्टोरियल 100 में। ओ सॉरी 14 + 2 16 होता है, 14 + 2 16, तो 7 का पावर जो है वो 16 प्रेजेंट होगा फैक्टोरियल 100 में, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका क्या है, लिखिएगा। मतलब इसी बात को पूछने का एक अल्टरनेट लैंग्वेज क्या है, फाइंड आर मैक्सिमम इफ फैक्टोरियल 100 इज डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर r। क्या पूछा आपसे, फाइंड आर मैक्सिमम इफ फैक्टोरियल 100 इज डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर r, या फिर और ऐसे पूछ लेगा कि फैक्टोरियल 100/5 पावर r जो है वो इंटीजर होना चाहिए, जो अपना पहला वाला क्वेश्चन था। तो सिंपली अपने को क्या ढूंढना है कि फैक्टोरियल 100 में 5 का पावर r मतलब 5 कितनी बार प्रेजेंट होगा। तो हम क्या ढूंढेंगे, सिंपली एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100, ठीक है। तो कैसे 100/5 प्लस 100/5 का स्क्वायर प्लस 100/5 का क्यूब, ऐसे लिखते जाएंगे। देखो कितना हो रहा है, ये तो 5 है, 25 है, ये कितना हो गया 125, तो 100 से बड़ा हो गया, बस हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो कितना 20, तो कट गया पूरा 20, और ये हो गया 25 4, तो ये भी हो गया 4, और ये कितना हो गया 0, तो 24। तो 5 का जो है वो r अगर आप 24 रखिएगा तो ये पूरा 5 टू द पावर r कैंसिल हो जाएगा और वो एक इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। तो ये था क्या हमारा एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम इन फैक्टोरियल के। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि बाइनोमियल में पूछे आपसे, या आपसे पीएनसी में भी पूछ सकते हैं। ये मेरे लिए पीएनसी का ही टॉपिक है, बट हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो क्या कि हम सिर्फ प्राइम के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। अब अगर मान लो कंपोजिट के लिए करना हुआ तो मतलब प्राइम नंबर नहीं है, कोई कंपोजिट नंबर है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो लिख लो फॉर कंपोजिट, एक एग्जांपल से लिखते हैं, फाइंड आर मैक्स इफ फैक्टोरियल 10 इज डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर r, ठीक है। मतलब r की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब फैक्टोरियल 10 जो है वो 6 टू द पावर r से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, मतलब वही है, बस बदल क्या गया, जो नंबर था 4 की जगह पे वो 6 हो गया। अब देखिए कैसे डील करना है। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप क्या करेंगे आप कि जो भी नंबर अगर कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, मतलब कंपोजिट को हम प्राइम के टर्म में ब्रेक कर लेंगे, 2 पावर r इंटू 3 पावर r। और अपने को पता क्या करना था, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन फैक्टोरियल 10, अपने को पता यही करना है, मतलब कि ये पता करना है कि 6 कितनी बार होगा 10 में। तो अब आप ये चीज देखो कि 6 कैसे फॉर्म होता है। 6 फॉर्म होने के लिए अपने को 2 चाहिए और 3 चाहिए होगा।
6 फॉर्म करने के लिए 2 चाहिए होगा और 3 चाहिए होगा। तो अब अगर हम ये पता कर ले कि इस फैक्टोरियल 10 में कितना 2 और कितना 3 है, तो हम वहां से इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि कितना 6% होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि देखो फैक्टोरियल 10 में क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। अब अगर हम सिर्फ ये पता कर लें कि इसमें 2 के टर्म कितने होंगे और 3 के टर्म कितने होंगे, तो अपने को ये मालूम चल जाएगा कि 6 का टर्म कितना होने वाला है। ठीक, अच्छा काउंट करने से अच्छा है कि अभी हमने पहले एग्जांपल में लिख के दिया था, आपको याद होगा, तो आप शायद वहां से लिख लो। 2 पावर 8 इंटू 3 पावर 4 आया था और यहाँ पे कुछ नंबर बचा था। देखो अब 6 फॉर्मेशन करना है, तो 6 फॉर्म कहाँ से होगा, तो 6 सिर्फ इन 2 के वजह से ही फॉर्म हो सकता है। तो अपने को ये चेक करना है कि कितना 6 फॉर्म होगा। तो देखो तो 2 पावर 4 और 3 पावर 4 एक साथ मर्ज हो गया और 2 पावर 4 बच गया। ये क्यों मर्ज हो गया, क्योंकि पावर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा 6 टू द पावर 4 बच जाएगा और जो बच गया ये 2 का टर्म। अब ये 6 नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब इसके लिए कोई 3 का टर्म बचा ही नहीं है। हमने सारे 3 को इसके साथ मर्ज कर दिया, तो अब कोई 3 का टर्म यहाँ पे बचा ही नहीं है। तो ये 2 का पावर 4 उसमें मर्ज कर गया। तो अब यहाँ से अपने को पता चल गया कि भाई इस पूरे में फैक्टोरियल 10 में 6 जो है वो 4 बार आया। ठीक, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखो अगेन एक सवाल कि भाई नंबर था 10 तो आप ऐसे लिख लिए, लेकिन अगर नंबर बड़ा होता तो फिर कैसे लिखते। यहाँ पर तो क्या नंबर 10 था तो आप इसको लिख लिए, लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो जाता, मान लो 100 होता या 120 होता, तो कैसे लिख पाते। तो उसके लिए रूल क्या करेंगे हम, देखो कि भाई जिस भी नंबर का आपको निकालना है उसको आप प्राइम के फॉर्म में ब्रेक कर लिए, पहली चीज। अब अपने को ये देखना है कि उस प्राइम में कौन सा प्राइम कितनी बार आ रहा है, कौन सा प्राइम कितनी बार आ रहा है, और जो प्राइम नंबर कम बार प्रेजेंट होगा, जो प्राइम नंबर कम बार प्रेजेंट होगा वही मेरा आंसर दे देगा। आप उसी का एक्सपोनेंट निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो देखना है यहाँ पे कि 2 पावर 8 2 आया 8 बार, 3 आया 4 बार, तो मतलब 6 कितनी बार आया 4 टाइम्स। अब अगर हम यहाँ पे लॉजिक उस कंसेप्ट के हिसाब से हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 3 जो है वो कम बार आया हुआ है इन फैक्टोरियल 10। तो देखो कितना आएगा, तो 10/3 प्लस 10/3 का स्क्वायर 9 प्लस एंड सो ऑन 10/27। हम इसके आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, आपको समझ में आ रहा है। तो यहां से कितना आ गया 3, यहां से 1 है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो बाहर कितना आया 3 और यहाँ पे 1, तो देखो यहाँ से भी कितना आ गया 4 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर आपके सामने होगा तो आप बस उसको प्राइम में ब्रेक कर लो और बस ये चेक कर लो कि कौन सा प्राइम कम बार आया है। अब ये समझेंगे कैसे कौन सा प्राइम कम बार आया है। तो एक सिंपल सा लॉजिक कि भाई 2 जो है वो छोटा नंबर है, तो 2 ज्यादा बार आया होगा क्योंकि 2 हर दूसरे नंबर में है। ठीक, और 3 बड़ा नंबर है तो 3 कम बार आया है क्योंकि 3 हर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो बड़ा प्राइम होगा वो कम आएगा। तुम सिंपल सा एक कंसेप्ट समझो, एक लॉजिक समझो कि अगर तुम कहीं जा रहे हो, मान लो तुमने 1 घंटे का ट्रैवल किया, ठीक है, और हर 10 मिनट पे तुमको कोई एक आदमी मिल रहा है या कोई एक चीज मिल रही है, ठीक, और दूसरा केस कि तुमको हर आधे घंटे पे एक चीज मिल रही है। तो जो 10 मिनट में जो मिला और जो आधे घंटे मिला, तो सबसे अधिक कौन मिला होगा तुमको, जो कम आया, जो कम दूरी पे आया वही ना, 10 मिनट पे आया वही मिल रहा होगा। सेम लॉजिक यहाँ भी है कि जो कम डिस्टेंस पे है यानी कि जो छोटा है वो ज्यादा होगा। तो बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो प्राइम नंबर बड़ा होगा आप उसका एक्सपोनेंट निकाल लोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लेते हैं, आई होप इतना क्लियर होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसी में। मान लो यहाँ पे ये नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लो इसको आराम से पॉज करके। मान लो इसी में एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फैक्टोरियल 120 के लिए निकालना है। ठीक है, तो 120 में निकालना है तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, किसका निकालना है 6 पावर r का। तो इसको ब्रेक किया, 2 पावर r और 3 पावर r। इसमें प्राइम बड़ा कौन है 3, तो 3 जो है वो कम बार आया होगा और 3 ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे हम, एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन फैक्टोरियल 120। तो कितना 120/3 प्लस
120 अपॉन 9 प्लस 120 अपॉन 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 प्लस 120 अपॉन 81। बस इसके आगे हम नहीं जाएंगे, कितना हो जाएगा 243। तो इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तो देखो कितना आएगा यहाँ से 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 और 30 तो 1। एक मिनट देख लो कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो, खुद से भी कर सकते हो। 9 3 जा 27 तो ये 13 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से कितना आएगा 13, फिर यहाँ पे देखो कितना होगा 27 120 है 27 लेट्स से 5 टाइम्स 5 3 नहीं तो 4 टाइम्स तो 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ से 1 आएगा, फिर उसके आगे 0 मिल जाएगा। कुछ नहीं बस डिवाइड कर लो, देख लो क्या आ रहा है, उसका इंटीजर पार्ट काउंट कर लेना। तो कितना हो गया 40 प्लस 13 53 57 58। ठीक है, मान लो एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी में। अगर अपने को निकालना होता 15 टू दी पावर आर का, ठीक है 15 टू दी पावर आर का 120 में ही, तो फिर 15 पावर आर को हम कैसे लिखेंगे 3 पावर आर इंटू 5 पावर आर। तो अब इसमें डिसाइड कौन करेगा, तो 5 कौन कम बड़ा आएगा, तो 5 क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है। तो सिंपली आप कुछ नहीं करो, बस क्या निकाल लो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 120। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट, अगर वो समझ में आया तो उसी लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को भी निकाल लेंगे। क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 130। अगर आपको याद हो पहला क्लास, तो वहाँ पे नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा था कि इस फैक्टोरियल n में अगर n की वैल्यू 5 से बड़ा है, अगर n का वैल्यू क्या है 5 से बड़ा है, तो इंड प्लेस पे क्या आता है 0 आता है। तो हम जितना बड़ा नंबर करेंगे उतना 0 आएगा। तो आपसे क्या पूछा गया कि जब आप इस 130 को ओपन करोगे, मतलब 1 से लेके 130 तक मल्टीप्लाई करोगे, तो इंड में कितना 0 बचेगा। ठीक, अपने को ये कैलकुलेट करना है। अब देखो एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझाते हैं। जैसे मान लो 7 6 5 4 और 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 0 कितना है 4 0 है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 6 5 4 और इंटू 10 का पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। दूसरा लॉजिक मान लो 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 0 कितना है 5, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 5 इंटू 10 का पावर 5। ठीक, तो ये क्या है एक्सपोनेंट ऑफ 10। इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे 10 का एक्सपोनेंट कितना है 5 है। तो अब मान लो सिर्फ इसको देख के अगर आपसे पूछे, सिर्फ इसको देख के पूछे कि बताओ कितना 0 है, बताओ आप क्या बोलोगे 5 0। तो 5 कैसे बोले आप, तो एक्सपोनेंट ऑफ 10 5। ठीक, तो यहां पे भी अगर अपने को निकालना है क्या नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 130, तो ये किसके बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ 10। जितना इसमें 10 का पावर बनेगा उतना 0 बनेगा। ठीक, अब देखो एक्सपोनेंट ऑफ 10, तो अगेन 10 क्या है कंपोजिट। ठीक, तो कैसे लिखोगे 10 को, मान लो आपको 10 टू दी पावर आर कैलकुलेट करना, क्या करोगे आप 2 पावर आर इंटू 5 पावर आर। तो अब आप तो समझ रहे कि भाई किसका एक्सपोनेंट निकालते हैं हम यहाँ से 2 का या 5 का, तो 5 का क्यों, क्योंकि 5 जो है वो कम बार आएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, बस एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 130 निकाल लो, आपको नंबर ऑफ जीरोज मिल जाएगा। तो कैसे निकालोगे 130 बाई 5 प्लस 130 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 130 बाई 5 का क्यूब। इसके आगे जाएंगे क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे 125 हो चुका है। अब अगर आगे गए तो कोई फायदा नहीं, 0 ही आने वाला है। तो इसको आप कैलकुलेट करना और आंसर क्या आता है मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, क्या आंसर आप कहा रहे हैं। इसी में एक एग्जांपल और कर लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 150। तो कुछ नहीं, सिंपली आप क्या निकालोगे एक्सपोनेंट ऑफ फैक्टोरियल 5 इन फैक्टोरियल 150। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ रहा है।
लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? अगर लॉजिक समझ नहीं भी आ रहा है तो कंसेप्ट आपके सामने, आप कंसेप्ट लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, चलो इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। हम नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 150, तो दोनों ही का आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अभी हमने फैक्टोरियल खत्म किया, अब हम कहाँ पे आगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट में। अगर आपने परमुटेशन पढ़ा है तो आप इन दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी देख लो, और फिर ये दो टॉपिक जो है वो परमुटेशन में भी आएगा। तो जो इसका मेजर एप्लीकेशन पार्ट है या जो मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो हम लोग पीएनसी में भी देख लेंगे। अभी फिलहाल बस इतना देख रहे हैं जिससे कि अपना काम हो जाए। तो हेडिंग क्या है अपना, बाइनोमियल कोफिशिएंट। देखिए बाइनोमियल कोफिशिएंट दिखता कैसे है, सिंपली कोफिशिएंट आप समझते हो ना, किसी भी वेरिएबल के साथ जो लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो बस बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है वो देख लीजिए। इसको लिखते कैसे हैं, तो एन, सी और आर। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। एनसीआर पढ़ते क्या है इसको, एनसीआर। अब ये है क्या समझते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, कैसे, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला है इसको ब्रेक करने का। जिसमें कि सी का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है, बस एन का और इस आर का। मतलब क्या कहने का, वो देखिए, जैसे मान लो 10C5 लिख रहे हैं, 10C5, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, एन की जगह पे कौन है 10 और आर की जगह पे कौन है 5, तो फैक्टोरियल 10 ऊपर, फिर फैक्टोरियल आर तो 5 और फिर n माइनस आर, तो 10 माइनस 5 कितना 5 हो गया। अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हो, सॉल्व कर लोगे। मान लो लिखते हैं 9C3, तो n की जगह पे 9 और r की जगह पे 3, तो फैक्टोरियल 9 3 और 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब देखिए एक सवाल कि क्या हम यहाँ पे n और r कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। आप दोनों जगह पे क्या लिए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। हाँ, अगर उल्टा लिए तो क्या होगा, ऐसा सवाल मन में उठ रहा है। तो देखिए क्या होगा, पहला चीज, इस एनसीआर के डिफाइन होने के लिए, एनसीआर टू बी डिफाइंड है ना, फॉर एनसीआर टू बी डिफाइंड, इस एनसीआर के डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशन है। हम अपने मन से कोई भी नंबर नहीं डाल सकते, एक रिस्ट्रिक्शन है, उसको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन क्या है, तो रिस्ट्रिक्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि जो n है वो हमेशा r से बड़ा या r के बराबर होगा, वो कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता है, पहली चीज। दूसरा, जो ये r है वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा, जो ये n है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, मतलब 1 से छोटा नहीं हो सकता है, और न कभी फ्रैक्शन होगा न कभी डिसिमल होगा। ये दोनों ही क्या होगा, n और r जो है वो हमेशा i प्लस से बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर कल को ऐसे कोई लिख दे 5C10, पूछे वैल्यू क्या होगा, तो अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि 5 बड़ा हो गया 10 छोटा हो गया। दूसरा कोई ऐसे बोल दे लेट्स से 0C5, तो अगेन ये अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि n जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। मान लो ऐसे लिख दे कोई 10C-4, तो अगेन ये भी अनडिफाइंड हो गया। क्यों, क्योंकि r नेगेटिव हो गया। मान लो ऐसे लिख दे -5C1, तो अगेन अनडिफाइंड। 1.5C4, तो ये सब क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक, बस आपको ध्यान का रखना है एनसीआर में नंबर लिखने के लिए कि वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए हमेशा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट कि भाई ये एनसीआर है क्या, मतलब किस चीज को हम एनसीआर बोल दिए। तो देखो एनसीआर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, आर डिफरेंट objects among n different object। मतलब कि अगर आपके सामने n डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखा है
और उसमें से आपको आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो आप कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो इस फॉर्मूले पे आप डाल दीजिएगा एन और आर को, तो जो वैल्यू आएगा वो आपको ये बताएगा कि भाई आप इतने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। मान लो एग्जाम्पल में, मान लो आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 4, और आपको कोई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप कितनी जगह सेलेक्ट कर पाओगे? देखो, आप पहले 1 और 2 ले लोगे, आप 1 और 3 ले सकते हो, फिर आप 1 और 4 ले सकते हो, फिर आप 2 3 ले सकते हो, फिर आप 2 और 4 ले सकते हो, फिर आप 3 और 4 ले सकते हो। तो कितने तरह से आप ले सकते हो? तो 6 तरीके से, 1 2 3 4 5 6। चलिए यहाँ पे क्या है कि सामान कम था, 4 सामान में 2 सेलेक्ट करना हो तो आप मैनुअली काउंट कर लिए, लेकिन वही अगर 100 सामान रहता, 100 ऑब्जेक्ट में से आपको 2 सेलेक्ट करना पड़ता, तो फिर तो आप मैनुअली काउंट नहीं कर पाते। तो जो वैल्यू आएगा वो आपको ये देगा, ये एनसीआर में डाल दो, तो जो नंबर आएगा वो आपको बता देगा कि आप कितने तरीके से काउंट कर सकते हैं। देखो जैसे इसमें, तो यहाँ पे क्या है कि 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स था, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से सेलेक्ट क्या करना था अपने को? 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट अपने को सेलेक्ट करना था, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से n की जगह पे कौन है? 4, और 2 की जगह पे, r की जगह पे कौन है? 2, तो 4c2। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन कितना? पहले r, तो फैक्टोरियल 2, फिर n माइनस आर, तो फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो अगेन फैक्टोरियल 2। तो इसको सॉल्व करो तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2। 2 से 2 कैंसल, 1 2 से ये, 3 2 जा 6। देखो यहाँ भी 6 आया था, यहाँ भी 6 आ गया, ठीक है। तो कल को कि अगर अपने को 100 में से 20 सेलेक्ट करना हुआ तो 100 से 20, पहले ना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो कल को हो गया अपने को, मान लो 100 में से 20 सेलेक्ट करना हुआ, 20 ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे? 100 से 20 कर लेंगे। 1000 में से 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हुआ तो कितना? 1000 से 5 कर लेंगे। तो जो वैल्यू आएगा वो आपको बता देगा कि आप इतने तरीके से काउंट कर सकते हैं। यही मेरा क्या होता है? एनसीआर होता है, ठीक। तो 2 प्रॉपर्टी हो गया। तीसरे पे बात है हम, अब देखो, जैसे मान लो इसी बारे में देखो एग्जांपल में कि यहाँ पे क्या है कि हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट करने के लिए 6 तरीका हो गया। तो आपसे हम पूछे कि भाई 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का 6 तरीका हो गया, तो 2 ऑब्जेक्ट रिजेक्ट करने का क्या तरीका हो गया? तो जितने तरीके से आप सेलेक्ट कर रहे हो उतने ही तरीके से आप रिजेक्ट भी कर रहे हो। बोलो, जितने तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो उतने ही तरीके से आप रिजेक्ट भी कर रहे हो, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो आपके पास अगर 7 ऑब्जेक्ट है, थर्ड पॉइंट, अगर अपने पास क्या है 7 ऑब्जेक्ट्स है, आपने को 3 सेलेक्ट करना है, 3 जो है वो सेलेक्ट करना है। 7 ऑब्जेक्ट कौन कौन सा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अपने को सिलेक्ट करना है। तो मान लो आप पहले बार में 1 2 और 3 लिए, तो कितना बच गया आपके पास? 1 2 3 4 बच गया। फिर मान लो आप 1 3 4 लिए, तो कितना बच गया? 1 2 3 4। तो जितने तरीके से आप इधर सेलेक्ट करते जाओगे उतना ही तरीके से आपने रिजेक्ट भी किया। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू क्या? नंबर ऑफ रिजेक्शन। तो 7 में से 3 तरीका सेलेक्ट करने के लिए, मतलब 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका कितना? 7C3 बराबर कितना? रिजेक्ट कितना कर रहे हैं हम? 4, तो 7C4 के बराबर, ठीक। तो यहां से एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं क्या? देखो, NCR इक्वल्स टू NC(n-r), ये एक फॉर्मूला हो गया। तो इसको आपको याद रखना है, NCR इक्वल्स टू NC(n-r). कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि 20C7 का वैल्यू कोई पूछे क्या होगा? 20C7, तो 20C7 का वैल्यू जो है वो बराबर किसके हो जाएगा? 20C 20 - 7 13 के। 20C 20 - 7 13 है। कैसे आप देख लो, इसको हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 20 R की जगह पे
फैक्टोरियल 7 और फिर n माइनस आर, तो 20 में 7 गया तो 13 हो गया। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 20 आर की जगह पे 13 और फिर n माइनस आर तो कितना बोलो 7, देख लो बराबर ही है ना। बस तो याद कर रखना अपने को NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। तो ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट, इसको नोट कर लो। फिर आते हैं लास्ट 1-2 पॉइंट और लिखते हैं। चलिए ये 3 वैल्यू आ रहा है, आपको याद रखना है क्या, NC0 जो है वो NCN के बराबर होगा लास्ट वाली प्रॉपर्टी से, और इस दोनों की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 के बराबर। देख लो कैसे, जैसे मान लो कि 5C0 हम निकाल रहे हैं, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन आर की जगह पे 0, फिर 5 माइनस 0 तो 5, तो काट के कितना आ गया 1 आ जाएगा। सेम वैसे NCN इक्वल टू 1, फिर सेम उसी लॉजिक से NC1 इक्वल टू NCN माइनस 1 होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी n के बराबर। फिर सेम उसी लॉजिक से NC2 जो है वो NCn माइनस 2 के बराबर होगा, और वैल्यू क्या होगी n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है बाइनोमियल के रिगार्डिंग, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम में इन कर जाएंगे, लेकिन वीडियो में आगे इन करने से पहले आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से देख लेना, नोट्स कर लेना, कहीं भी कोई डाउट हो तो उस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे तो ही आगे इन करेंगे। हालांकि डाउट नहीं हुआ होगा, जो भी है आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।